ओके जी, गुड इवनिंग। चलिए तो इसको हम लोग कल कहाँ पे थे? सो अभी है ना, कल हम लोग ये कौन सा चल रहा है, जून 2024 वाला पेपर चल रहा है ना। उसका पार्ट सी। तो हम लोग यहाँ तक किए थे कल, ये वाला क्वेश्चन। तो अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ट्राई करके देखिए। 112 नंबर है ना, तो इसमें कितने तक, 120 तक होगा। कोशिश करते हैं आज अगर कंप्लीट हो जाए तो ये वाला पेपर कंप्लीट हो जाएगा आज। इसको ट्राई कीजिए, फिर मैं ट्राई करता हूँ, है ना। तो देखिए। का इसको नॉन परमानेंट क्रेडिट्स पता है ना आप लोगों को? सो लगाइए।
हो गया जी आप लोग का। देखिए इनका आंसर आया ना शक्ति आपका। तो कैसे किया, वही फॉर्मूला है ना, नॉन पैरामीट्रिक काई स्क्वायर का जो है ना, क्या लगाएंगे, जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अगर मैं टी लिख दूं तो क्या आता है फॉर्मूला। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेशन का होल स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेशन। हाँ, तो ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड अपॉन एक्सपेक्टेड। तो रिजेक्शन रीजन n-1। काई स्क्वायर एन माइनस वन ना। यस, पाई स्क्वायर n-1। ओके, तो वैल्यू कितना आया आपका, जैसे मान लीजिए ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा काई स्क्वायर एन माइनस वन। तो आपके पास कितनी वैल्यू आई, टी की वैल्यू निकाला होगा आपने, तो 12.5। 12.5। तो एक्सपेक्टेड क्या है ना, ओ आई माइनस ई आई आई फ्रॉम कहाँ से कहाँ, तो कितने हैं 6, सी होगा। एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ है ना, एन हमारा कितना है सो एन की वैल्यू 6 हमारे पास। तो काई स्क्वायर 5 हो जाएगा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। और टी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काई स्क्वायर 5 है ना। और टी की वैल्यू आ जाएगी 12.5। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है ना, कैसे निकालते हैं वैल्यू, देख लीजिए। हाँ, सो ये से है ना, ऑब्जर्व है O1 40, O2 यहाँ ओ जो लिख रहा है ऑब्जर्व, O2 55, O3 40, O4 25, O5 35, O6 45। और ये जो ई आई होगा एक्सपेक्टेड, टोटल कितना होता है ऐड होके, तो ये जैसे बोला ना अंडर एच नॉट कि पी आई बराबर 1/6 होना चाहिए। तो 1/6 इंटू टोटल एक्सपेक्टेड मतलब क्या, टोटल ऐड करके 6 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए 240 आता है, तो कितना आएगा 40। देखिए, तो ये सब आप अगर ऐड करेंगे तो 240 मिलेगा। तो ये 40 आ गया, तो ये जैसे निकाला इन्होंने। तो इसमें अगर आप पुट करेंगे ना, O1 की जगह O1 O2 O3 O4 O5 6, और E1 E2 E3 4 सब में 40 रखना है। एंड देन ई को डिवाइड करना, सिंप्लीफाई करेंगे तो 12.5 आएगा। अब आप देखिए आपको क्या बता रखा है, इन्होंने नोटेशन समझते हैं। तो इन्होंने बता रखा है कि गिवन दैट द, आपको बता रखा है नोटेशन है, इसको जरा समझते हैं। तो क्रिटिकल रीजन क्या होगा इसका, क्या जानते हैं जी, बताइए। हाँ जी शक्ति आप ही बताइए, आपका आंसर आया ना, क्या है क्रिटिकल रीजन इसका, क्या होगा। रिजेक्शन काई स्क्वायर 5%। नहीं वो तो ठीक है, वो तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे लेवल क्या लेना है। ऐसे इन जनरल क्रिटिकल रीजन क्या होगा, लेस देन या मोर देन, ये पूछना चाह रहा हूँ। मोर देन। ठीक है, सो बाकी लोग देख लीजिए। ये भी आसान क्वेश्चन है हालांकि। तो क्या होगा, मोर देन इक्वल टू सम क्रिट वैल्यू ना। तो अगर आप मान लो बात कर रहे हैं टी मोर देन इक्वल टू सम कांस्टेंट, तो यहाँ कांस्टेंट क्या लेंगे, डिपेंड करता है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है उसके अकॉर्डिंग ना। तो ठीक है, अभी के लिए मैं अगर यहाँ बोल दूँ कि तो यहाँ कितना 11 है,
और 15 है। तो 12 पॉइंट, ये तो ऐसे ही सही हो गया ना। डी वाला तो ऐसे ही आपका सही आ गया, फोर्थ वाला। अब बचता है H0 H1 H2 वाला। तो ये नोटेशन कैसे लिखा है, ये कैसे समझ आएगा इस नोटेशन का मीनिंग, कि काई स्क्वायर 5, अच्छा यहाँ से देखते हैं तो, है ना, रफली ग्राफ अगर बनाए तो मान लो इस तरह से है। सो काई स्क्वायर 5 0.05, तो नंबर्स देख लेते हैं वैसे पता चल जाएगा ना, जैसे 11 पॉइंट समथिंग है, फिर 15 है, फिर 16 है ना, 11 है, फिर 12 पॉइंट समथिंग, फिर 15, फिर 16। ओके, तो काई स्क्वायर, तो ये राइट साइड में इसका नोटेशन क्या है, कि अगर हम लिखते हैं, मैं नोटेशन की बात करूँ यहाँ पे क्या नोटेशन चल रहा है, तो ये नोटेशन ये वाला ना, काई स्क्वायर एन अल्फा अगर लिखा है, या n-1 अल्फा लिखा है, तो इधर अल्फा इधर 1 माइनस अल्फा, यही मतलब है ना यहाँ जो नोटेशन है। ठीक है जी। सो तो ये चीज़ है, ठीक है, तो 11 है ना। तो आपका क्रिटिकल रीजन कहाँ मिला, यहाँ पे 12.5, जैसे 12.59 0.05 पे है, तो इधर आपका क्रिटिकल रीजन आया 12.5। तो रिजेक्ट तब करेंगे जब ऑब्जर्व्ड वैल्यू है ना, काई स्क्वायर n-1 अल्फा ले लीजिए, तब रिजेक्ट होगा। तो अगर हम, ये टी है मेरे पास है ना, अब ये समझिए काई स्क्वायर यही टी है, काई स्क्वायर n-1, सो ये टी है। सो जैसे पहला ऑप्शन है रिजेक्ट H0 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो रिजेक्ट H0 कब होगा, 5% पे, एट 5% इफ ये जो t की वैल्यू मोर देन इक्वल टू हो जाए काई स्क्वायर n-1, जो कि 5,0.05, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है हमें कितना 12, तो ये हमें बता रखा है 11.07, और हमारा t की जो एक्चुअल वैल्यू आई है 12.05, तो 12.05 मोर देन 11.07, तो ये ट्रू हो गया, तो ट्रू मतलब रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब बोल रहा है H0 रिजेक्ट होगा 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो H0 रिजेक्ट होगा, H0 इज रिजेक्टेड एट 1%, कब, जब t मोर देन इक्वल टू होगा काई स्क्वायर 5 0.01, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 15.09, तो एक टी की तो एक्चुअल वैल्यू यहाँ 12.5 है, तो 12.5 मोर देन 15.09 है, नो, तो रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे हम। एंड कह रहा है H0 इज नॉट रिजेक्टेड, तो पहला सही है इसलिए तीसरा गलत है। ठीक है, तो ये मतलब सिंपल नॉन पैरामीट्रिक काई स्क्वायर जो टेस्ट है उस पे है। सो बस आपको टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू निकालनी थी, और क्रिटिकल पॉइंट उन्होंने डिफरेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे दे रखा है, तो बस वो चेक करना है कि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट ज़्यादा है कि नहीं है। किसी को डाउट है तो पूछिए, ओके है ये 1/4 सही है इसका। हम्म, सो यहाँ आपको बता रखा है y1 y2 yn जो है नॉर्मल है विथ पैरामीटर बीटा xi सिग्मा स्क्वायर, एंड बाद में नॉर्मल बीटा नॉट टाउ स्क्वायर प्रायर है फॉर द पैरामीटर बीटा। अच्छा, बीटा का प्रायर दे दिया आपको कि नॉर्मल बीटा नॉट कॉमा टाउ स्क्वायर, वेयर बीटा नॉट एंड टाउ स्क्वायर आर नोन कांस्टेंट, फिक्स है। नॉर्मल म्यू स्क्वायर हम लोग जानते हैं, वाई बार एक्स बार सब पता है, तो पूछ रहा है अंडर स्क्वायर एरर लॉस फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। सो है ना, बेज एस्टिमेट ऑफ बीटा टेंस टू बीटा नॉट एज टाउ स्क्वायर टेंस टू इन्फिनिटी, बेज एस्टिमेट ऑफ बीटा टेंस टू दिस, तो ये सब है ना टेंस टू की बात कर रहा है, तो इसमें आपको देखिए, तो पहले तो बेज एस्टिमेट निकालना पड़ेगा बीटा का, तो क्या आएगा पोस्टेरियर मीन, क्योंकि स्क्वायर एरर लॉस है ना, तो पोस्टेरियर मीन निकालिए, और पोस्टेरियर मीन निकाल के चेक कीजिए क्या आता है, ट्राई करिए, फिर मैं करता हूँ।
वो थ्योरम याद है ना, वो जो प्रायर जब नॉर्मल होता है, तो वो थ्योरम कई बार दिखाया मैंने क्लास में। किसी का भी आंसर आया कि नहीं? अच्छा, ये क्वेश्चन ये वाला था ना, पर ये क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको? आपको दिया हुआ है वाई आई जो है, वाई आई इज नॉर्मल बीटा एक्स आई कॉमा सिग्मा स्क्वायर, है ना? तो या तो आप ऐसा समझ सकते हैं, वाई आई अपॉन एक्स आई जो होगा नॉर्मल बीटा कॉमा, इसका वेरिएंस निकालेंगे, क्या आएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन एक्स आई स्क्वायर। ठीक है जी। एंड जो बीटा का प्रायर है, प्रायर ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है नॉर्मल बीटा नॉट कॉमा टाउ स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि बीटा नॉट टाउ दोनों कांस्टेंट है ना, नोन कांस्टेंट है। तो पोस्टीरियर अगर आपको निकालना है बीटा गिवन वाई, तो कितना आएगा?
तो सिंपल एक थ्योरम होता है ना कि अगर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, या जो रैंडम सैंपल नॉर्मल है और प्रायर भी नॉर्मल है, तो पोस्टीरियर नॉर्मल होगा, उसका थ्योरम होता है। तो अगर आप वो वाला यूज़ करेंगे तो ये भी नॉर्मल आएगा। अभी के लिए मान लो पैरामीटर म्यू एन कॉमा सम वेरिएंस, तो सिग्मा स्क्वायर यूज हो चुका है, तो मान लो वी एन वेरिएंस बोल देते हैं। हमें तो म्यू एन से ही मतलब है ना, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ जो बेजियन एस्टिमेट होगा, हमें क्या चाहिए एक्चुअली, हमसे पूछा है, सो जो बेज एस्टिमेट होगा इसका, ये पोस्टीरियर मीन होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा गिवन वाई, यही आएगा। तो ये क्या होगा, इसका नाम हमने म्यू एन रखा है, और अगर आप वो फॉर्मूला लगाओगे तो आपको मिलेगा, क्या आएगा जी, लगाओ फॉर्मूला। तो ये थोड़ा सा ना दो टर्म का प्रोडक्ट आता है, ऐसा कुछ आएगा, क्या क्या नंबर आएगा, या रेशियो में ले सकते हो, है ना। तो इसका जो एक्सप्रेशन आएगा ये आएगा 1/टाउ स्क्वायर, अगर आप वो थ्योरम लगाएंगे तो, एंड प्लस समेसन एक्स आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। एंड इसका इन्वर्स ये अपॉन में आ सकता है, और यहाँ पे आपके पास मिलेगा बीटा नॉट अपॉन टाउ स्क्वायर प्लस समेसन एक्स आई वाई आई अपॉन सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका बेज एस्टिमेट ऑफ बीटा। अब देखिए ऑप्शंस के हिसाब से ट्राई करके देखिए क्या ट्रू होगा क्या फॉल्स होगा। जैसे पहला कह रहा है कि टाउ स्क्वायर को टेंस टू जीरो करा देते हैं, चलो टाउ स्क्वायर को टेंस टू जीरो करवा देते हैं, तो ए बी में से कोई एक ही सही होगा, 1 2 में से कोई एक ही सही होगा ना। तो बताइए इसमें क्या होगा, टाउ स्क्वायर को अगर जीरो कर देंगे, ये है ना, एलसीएम भी ले सकते हैं आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में लिख दूं तब भी चलेगा। तो अगर हम इसको डिनोमिनेटर में लिख दें, हाय हाय, सही आ जाएगा। सो सर ये पोस्टीरियर तो ये आता है ना, n अपॉन सिग्मा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टाउ स्क्वायर इनवर्स, क्या मीन या वेरिएंस, मीन मीन नहीं दो टर्म नहीं आएगा उसमें। समेशन एक्स स्क्वायर कैसे आया? अच्छा, इसमें एक्चुअली आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा कि, तो डिराइव करना पड़ेगा उसके लिए हमें, है ना। वो तो वेरिएंस है ना, में आता है ना, वेरिएंस टाइम होता है ना, वो थ्योरम पता है आपको, थ्योरम मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ, कोई बुक उठा लो आप उसका, कोई भी है ना, जैसे कैसेला बर्गर वाली बुक देख लो। सर वो थ्योरम थ्योरम से ही बताया था। हाँ लेकिन यहाँ पे क्या बताया बताइए। सर उसका उसका भेजा हुआ है सर ग्रुप में, अमन ने भेजा था। अच्छा ग्रुप में है, अच्छा। हाँ सर वो फोटो पड़ी होगी, 2 फोटो है। हाँ एक बार देखो, हाँ वही होगा, क्योंकि वो थ्योरम स्टैंडर्ड थ्योरम है ये जो यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस क्या है ना, कि आपको ये इसके रेस्पेक्ट में आप काम कीजिए, है ना। मुझे लगता है यहाँ बीटा का चाहिए ना, तो हमने पहले बीटा बनाया, इसका कुछ नया नाम दे सकते हैं आप चाहे तो, ठीक है। सो यू कैन नेम समथिंग, आप इसके अकॉर्डिंग काम कीजिए, आप इस पे लगाइए, उस पे नहीं, इस पे थ्योरम लगाइए, ठीक है जी। सो आप थ्योरम इस वाले पे लगाइए, इसको कुछ नया नाम दे तो वहाँ कर सकते हो, वैसा कर देंगे अगर मान लो, क्योंकि हमें बीटा का एस्टिमेट चाहिए ना, बीटा को हमने यहाँ पे सेपरेट कर लिया, ओनली बीटा कर दिया, बीटा के साथ एक्स आई था ना, तो आप इसके साथ काम कीजिए कि ये आप अभी ले लीजिए वाई गिवन वाई अपॉन एक्स आई है हालांकि, हाँ। सो ये है, एंड ये हो जाएगा, और ये हमारे पास है, इस पे लगाइए थ्योरम आप, इन दोनों पे तो आएगा। ये आपका सैंपल ले लीजिए और उसको प्रायर ले लीजिए, अब लगाइए थ्योरम, यही मिलेगा जो आप बता रहे हो सर, वेरिएंस होगा, वेरिएंस इनटू आता है ना,
अच्छा थ्योरम लिख दूं या देख लीजिए आप लोग, बार मिलता है तो। तो मैं चलो वो एक थ्योरम लिख देता हूँ। तो ये थ्योरम जो मैं लिख रहा था, तो अगर सिंगल सैंपल के लिखेंगे फिर उसके लिए क्या होगा, फिर उस पर आते हैं। मान लीजिए एक्स आपका है नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, एंड कोई पैरामीटर म्यू है। अच्छा यहाँ पे एक्चुअली तो अभी म्यू के लिए लिख देता हूँ, ठीक है। म्यू का जो प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन है, म्यू हैज़ डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर को नोन मान लेते हैं। सो म्यू हैज़ डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल म्यू नॉट कॉमा टाउ स्क्वायर। और यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर जो है ना, वेयर सिग्मा स्क्वायर को अभी नोन ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा हमारे क्वेश्चन में क्या है, सो यहाँ पे जो सिग्मा स्क्वायर है नोन है, ठीक है ना, सिग्मा स्क्वायर नोन है, बीटा अननोन है, ठीक है। तो ऐसा है, तो अभी आप इसको बीटा कर सकते हैं म्यू को चाहो तो, है ना। तो अभी आप चाहो तो इसको आप बीटा ले लो समझने के लिए, ठीक है। तो बीटा अननोन है, सिग्मा स्क्वायर नोन है, तो होगा क्या। अब इसके बाद जो पोस्टीरियर का थ्योरम, अभी मैं जस्ट एक के लिए बता रहा हूँ, फिर इसको आप लाइक्लीहुड करके कर सकते हैं। तो अब इसके लिए लिखता हूँ देन कि जो म्यू गिवन एक्स आएगा वो क्या आएगा। तो एक्स तो यहाँ सिंगल है, तो अभी सिंगल है तो जस्ट एक्स। तो ये भी होगा नॉर्मल विथ पैरामीटर, मान लीजिए ऐसा है म्यू एन कॉमा समथिंग, है ना। तो मान लो म्यू एन कॉमा टाउ है ना, यहाँ टाउ नॉट बोल देते हैं इसको, चलो म्यू नॉट स्क्वायर टाउ नॉट, यहाँ म्यू एन कॉमा टाउ एन कर देते हैं, या कुछ नया नोटेशन ले सकते हो, टाउ एन स्क्वायर बोल दो मान लो। तो यहाँ पे म्यू एन क्या होगा, देन वेयर, तो उस केस में व्हाट इज एक्सप्रेशन ऑफ म्यू एन, व्हाट इज एक्सप्रेशन ऑफ टाउ एन। ये सिंगल के लिए ना, देखिए जिसका एक्सप्रेशन क्या होता है तो उससे हो जाएगा। एक बार चेक कर लेता हूँ ठीक से, है ना। तो क्या क्या, चलो सैंपल के लिख देते हैं, इसको मैं सैंपल के लिख देता हूँ। हाँ हाँ सर आपने जो म्यूल लिखा था एक बार फिर से दिखा दीजिए, पहले वाला। ये वाला, ये यस सर यही आ रहा है। हाँ आएगा यही, मैं वही बोल रहा हूँ यही आएगा। उसका थ्योरम लिखा देता हूँ उनके लिए। तो यहाँ पे हम सैंपल एन ले लेते हैं, ठीक है ना। x1 x2 xn नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर लीजिए, ठीक है। और जहाँ पे म्यू जो है अननोन है, ठीक है, तो एंड म्यू का प्रायर ये है, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर नोन ले लिया एंड म्यू अननोन है, ठीक है, म्यू अननोन है। तो म्यू गिवन एक्स, अब ये सैंपल एन के लिए लिख रहा हूँ, तो ये आएगा। तो यहाँ पे टाउ एन स्क्वायर, ये आप सिंपली जैसे विकीपीडिया पे मैं देख रहा हूँ, तो वहाँ भी अगर आप देखेंगे जस्ट, है ना।
तो ये जो रिजल्ट है कि टाउ एन का जो रिजल्ट है, अच्छा पहले वी एन लिखा देता हूँ, ठीक है। सो वी एन या टाउ एन स्क्वायर, ठीक है, टाउ एन स्क्वायर यहाँ है, ठीक है। तो टाउ एन स्क्वायर जो आएगा, अच्छा इन्होंने क्या ले रखा है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, म्यू नॉट सिग्मा नॉट स्क्वायर। अच्छा यहाँ इन्होंने प्रायर म्यू नॉट सिग्मा नॉट ले रखा है, ठीक है ना, उधर म्यू सिग्मा स्क्वायर है, तो ठीक है अभी सिग्मा नॉट स्क्वायर इसके टर्म में लिख देता हूँ। तो नोटेशन में कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है, यहाँ पर सिग्मा नॉट स्क्वायर के टर्म में लिख देता हूँ। तो ये है, यहाँ म्यू सिग्मा स्क्वायर था, ठीक है, यहाँ म्यू नॉट सिग्मा नॉट स्क्वायर है। तो इसका जो फॉर्मूला है तो आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो वेरिएंस जो आता है 1/सिग्मा नॉट स्क्वायर प्लस एन अपॉन सिग्मा स्क्वायर इसका इनवर्स, ये आता है जी। अब एक्सपेक्टेशन कितना आता है, और ये जो म्यू आता है एंड, तो ये जो म्यू एन लिखा है मैंने, दिस म्यू एन विल बी, एक तो यही क्वांटिटी होगी, ठीक है। सो द सेम थिंग यही वाला आएगा, सिग्मा नॉट स्क्वायर एन अपॉन सिग्मा स्क्वायर इसका रेसिप्रोकल, और इनटू में आएगा, है ना, ये सब कहीं भी मिल जाएगा आपको थ्योरम, म्यू नॉट अपॉन सिग्मा नॉट स्क्वायर प्लस समेसन एक्स आई अपॉन सिग्मा स्क्वायर। देखिए जी बताइए, ठीक है। अब यही थ्योरम आप लगाएंगे, डिफरेंस क्या वहाँ पे है, वहाँ पे डिफरेंस ये है कि ये जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो हम लोग इसको कंसीडर करेंगे। सो ये वाला क्वांटिटी मेरा ये है, दिस इज म्यू एंड दिस इज सिग्मा स्क्वायर, अब ऐसा समझ के चलिए, ठीक है। ये म्यू की जगह रखिए, ये सिग्मा स्क्वायर की जगह रखिए, देखिए क्या आएगा। तो ये अप्लाई कीजिए, क्योंकि यहाँ वेटेड हो गया ना, क्योंकि इसमें ना यहाँ बीटा एक्स आई आ गया, तो मीन के साथ एक्स आई मल्टीप्लाइड है, तो हमने यहाँ पे है ना वाई आई अपॉन एक्स आई किया ताकि बीटा का हम वो निकाल सके। तो आप म्यू इसको लीजिए, सिग्मा स्क्वायर की जगह इसको लीजिए, एंड देन यू सिंप्लीफाई इट, तो यही मिलेगा, ठीक है। चेक कीजिए, ये वाला थ्योरम है, अप्लाई करो, म्यू की जगह बीटा, सिग्मा स्क्वायर की जगह सिग्मा स्क्वायर बाई एक्स आई स्क्वायर, बाकी यहाँ म्यू नॉट टाउ नॉट सिग्मा नॉट, और क्या था म्यू नॉट सिग्मा नॉट स्क्वायर, तो म्यू नॉट की जगह बीटा नॉट रखना और सिग्मा नॉट स्क्वायर की जगह टाउ स्क्वायर रखना आप, तो ये आपको मिल जाएगा। मैंने अब इसमें लिमिट लगाइए, टाउ टेंस टू 0, ये कहाँ जाएगा, है ना, तो इसको अभी यही म्यू एन है आपका, है ना। सो बेजियन एस्टिमेट ऑफ बीटा है, ठीक है, या चाहो तो बीटा हैट अभी लिख सकते हो, बेजियन एस्टिमेट ऑफ बीटा लिख देता हूँ, तो जस्ट बीटा हैट कर दिया इसका नाम। सो बीटा हैट कहाँ कर, देखो जब टाउ स्क्वायर को 0 रखोगे बीटा हैट कहाँ जाएगी, उसमें टाउ स्क्वायर को 0 कर दिया, एलसीएम ले लो चाहो तो, सिंप्लीफाई करके देखो कितना आता है। अब कोई भी डिसाइड करो, ए या बी में से कोई एक आएगा, या तो है ना 1 होगा या 2 होगा, कोई एक ही होगा, दोनों एक ही बात कह रहा है ना। अच्छा ऐसे तो 1 2 3 चारों बीटा नॉट आ रहा है सर, बीटा नॉट आ जाएगा, तो ये सिंपली बीटा नॉट बनेगा, चेक कर लीजिए आप पुट करके, आप एलसीएम ले लीजिए, उसके हिसाब से एलसीएम लीजिए, कैंसिल हो जाएगा टाउ स्क्वायर, आप न्यूमरेटर को टाउ स्क्वायर डिनोमिनेटर टाउ स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यू है ना मल्टीप्लाई एंड डिवाइड डिनोमिनेटर बाई टाउ स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा जस्ट बीटा नॉट, यहाँ टाउ स्क्वायर समेसन एक्स आई वाई आई अपॉन सिग्मा स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस टाउ स्क्वायर समेसन एक्स आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। और एलसीएम लेना चाहो एलसीएम भी ले सकते हो। तो अभी आप जब भी टाउ को 0 रखोगे बीटा नॉट आ गया, तो पहला सही है, तो यहाँ से ये समझ आया कि फर्स्ट वाला सही है, दूसरा गलत हो गया। अब आपको CD में से डिसाइड करना है कि बेजियन एस्टिमेट ऑफ बीटा जो है ब्लू होगा। अच्छा अब टाउ को इन्फिनिटी को टेंड कराना, ये तो 0 को टेंड कराना था, तो इनमें से अब ये इन्फिनिटी को टेंड कराना है। तो अब नेक्स्ट पार्ट है कि टाउ को आप इन्फिनिटी पे ले जाइए, तो इसी में पुट करना आसान रहेगा। तो क्या आ जाएगा, तो बीटा हैट विल टेंड टू समेसन एक्स आई वाई आई अपॉन समेसन एक्स आई स्क्वायर जी। अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये ब्लू है या एमएलई है, बस इतना आपको डिसाइड यस कर लो। सर यही, और ये किसके इक्वल आएगा, ब्लू के इक्वल आएगा या एमएलई के इक्वल आएगा, ये दोनों सेम आएगा। बेस लीनियर एडवांस एस्टिमेटर निकालना आता है आप लोगों को,
लीनियर ही है ना, वाई में तो लीनियर ही है ना, तो हाँ लीस्ट स्क्वायर वाला ही हाँ हाँ, लिस्ट स्क्वायर तो दोनों होता है ना। हाँ, लिस्ट स्क्वायर तो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर जो है वो एमएलई भी आता है। हाँ, उससे करके देख लीजिए, तो आई थिंक दोनों आ जाएगा, ये दोनों दोनों कोइंसाइड करेगा, ये दोनों। जो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर है वो एमएलई भी होता है, और लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर जो आएगा आपके पास यहाँ पे ब्लू भी होगा, मतलब स्पेशली जो ये है जो आएगा एक्चुअली, आप यहाँ फाइंड कीजिए बीटा का ब्लू एंड है ना एमएलई दोनों सेम आएगा, चेक कीजिए। इसको ट्राई कीजिए। क्या कह रहा, ऑब्जर्वेशंस ऑन द shear स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट फ्रॉम 5 रैंडमली सेलेक्टेड स्ट्रक्चर्स आर गिवन बिलो। तो 5 स्ट्रक्चर्स हैं और उसका shear स्ट्रेंथ दे रखा है। अ नल हाइपोथेसिस एच नॉट दैट मीडियन स्ट्रेंथ जो है वो 2000 यूनिट्स है इज टेस्टेड अगेंस्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 दैट मीडियन इज ग्रेटर देन 2000 यूनिट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो ये मीडियन टेस्ट हो गया ना। सो which the following is true, p value साइन टेस्ट, अच्छा तो यहाँ पे साइन टेस्ट लगाना है ना। सो मीडियन टेस्ट है, तो साइन टेस्ट इज वन काइंड ऑफ मीडियन टेस्ट। फिर विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट भी लगाना है आपको, विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। तो ये मीडियन का टेस्ट है जिसमें साइन टेस्ट भी यूज़ करना है, विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट भी यूज़ करना है आपको। इसमें और भी था क्या, ऑप्शन क्या है लास्ट में एच नॉट विथ साइन रैंक टेस्ट, है ना, इतना ही होगा।
लगा पा रहे हैं? सिंपल आपको थ्योरी पता होना चाहिए, साइन टेस्ट क्या कहता है, विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट क्या कहता है, बस वो अप्लाई करना है। सो साइन टेस्ट क्या होता है? साइन टेस्ट में आप क्या देखते हैं कि है, तो यहाँ हमें टेस्ट करना है H0 में कि मीडियन या तो 2000 है, और H1 में टेस्ट करना है कि मीडियन मोर देन 2000, यही ना? सो और अल्फ़ा हमें 5% दे रखा है। ओके, तो पहले तो आप ये चेक करेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव साइन है ना, तो ये XI, फिर M, कैपिटल M यहाँ 2000 है जो अंडर H0 है, ये XI ना। सो XI माइनस M निकालेंगे, फिर आप साइन चेक करेंगे, इसका मान लीजिए वैल्यू YI है। सो साइन ऑफ YI यही करते ना इसमें हम लोग। तो पहला था 1718.4। अच्छा, तो लगाइए, थ्योरी देख लीजिए, मान लो अभी अब टाइम देता हूँ तो उसमें आप थ्योरीज भी देख सकते हैं, सो दैट थ्योरी रिकॉल हो जाएगा, उसको अप्लाई कीजिए। तो आप जस्ट थ्योरी देख लीजिए कहीं पे किताब में, ऑनलाइन, एंड देन ट्राई टू अप्लाई। तो आपको अप्लाई करना सीखना है, तो पहले थ्योरी अगर नहीं याद है तो जो अभी देख के अप्लाई करो। तो इसका डिफरेंस ले लीजिए कितना आता है। तो डिफरेंस क्यों लेना, हमें तो ऐसे ही पता चल जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव ना, क्योंकि ज़्यादा सर कम है। इसमें हाँ सर नीचे से 3 पॉजिटिव आ रही है, ऊपर के 2 निगेटिव। हाँ, क्योंकि वैसे ही दिख रहा है ना कि 2000 से कम है ये, तो ये नेगेटिव आएगा, और 2000 ज़्यादा है तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो हम लोग साइन टेस्ट में टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या लेते हैं, तो बताइए साइन टेस्ट में टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? ये जो भी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, तो यहाँ पे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में ऑब्जर्व वैल्यू कितनी होगी? सर नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन। हाँ, नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन कितने हैं यहाँ पे? 3 हैं, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? बाइनोमियल सर होगा। हाँ, यहाँ एन बाइनोमियल हो जाता 2000 उससे ज़्यादा या कम। तो चूंकि मीडियन अगर 2000 है तो उससे लेस होने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, मोर होने की प्रोबेबिलिटी हाफ है ना। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा बाइनोमियल कितना होगा, कितने आपके पास स्ट्रक्चर है? 5। सो बाइनोमियल 5 5 हाफ। कॉमा 1/2। तो वैसे तो रैंडमली कुछ भी हो सकता है। इसकी यहाँ ऑब्जर्व्ड वैल्यू 3 है ना, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो 3 है। तो रिजेक्शन रीजन क्या होगा? अंडर H0 हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हम अंडर H0 बोल रहे हैं कि अंडर H0, जब हम मीडियन 2000 है तो 2000 मीडियन है, तो उससे लेस या मोर होने की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है। तो अंडर सर हाँ, सर इसमें तो सर टी प्लस और टी माइनस दोनों का बनाना पड़ेगा ना। बनाइए। फिर उसका फिर उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम मैक्सिमम की प्रोबेबिलिटी किसी टी नॉट से लेके फिर कर देंगे। हाँ कीजिए, बस बताइए, वही ट्राई करके देखिए। तो टी प्लस आपका कितना है, इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन कितने हैं? 3। नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितने हैं उसके हिसाब से? 2। 2 है। हाँ फिर सर वो टी प्लस और टी माइनस की डिस्ट्रीब्यूशन लिखी है। हाँ, बाइनोमियल 5 कॉमा हाफ। हाफ दोनों के लिए सेम। हाँ फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम ऑफ टी प्लस कॉमा टी माइनस निकाला है सर। निकालिए। तो सर उसके बाद पी पी वैल्यू सर 0.5 आ रही है। ओके, देखिए जी बाकी लोग उसके आगे। फिर सिमिलरली विल्कॉक्सन लगाइए थ्योरी देख के।
ठीक है ना। तो यहाँ पे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या होगा, तो यहाँ पे जो पी वैल्यू की फॉर्मूला कितना बनेगा यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी टी मोर देन इक्वल टू 3 का मैक्सिमम कितना है 3, ये आ जाएगा मैक्सिमम ऑफ 3,2 और ये निकालिए कितना होगा प्रोबेबिलिटी टी बराबर 3 प्लस टी बराबर 4 प्लस टी बराबर 5, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए कितना आता है। ठीक है, तो इसको ऐड कर लीजिए। तो ये तीनों ऐड कर लीजिए कितना आएगा, तो ये तो सिमेट्रिक है ना 0 1 2 3 4 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी तो हाफ ही आ जाएगी, तो ये 0.5 आएगी पी वैल्यू। चेक कीजिए क्योंकि ऑब्जर्व्ड वैल्यू 3 है ना, आप टी प्लस टी माइनस लेंगे तो जो टी होगा वो मैक्सिमम ऑफ टी प्लस टी माइनस है ना, अगर आप मोर देन इक्वल टू लेंगे तो मैक्सिमम ऑफ टी प्लस टी माइनस एंड टी मोर देन इक्वल टू सी होगा। तो पी वैल्यू के लिए क्या करते हैं, सी के जगह टी की ऑब्जर्व्ड वैल्यू यूज़ करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर लिखेंगे तो आपका 0.5 आ गया। सो ये तो गलत हो गया। अब कह रहा है एच नॉट इज नॉट रिजेक्टेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बाई साइन टेस्ट। अच्छा, तो अब तो ऑब्जर्व कितनी आई 0.5 ना, और अल्फा आपका 0, देखो ये पी वैल्यू है ठीक, तो पी वैल्यू 0.5 है और अल्फा की वैल्यू 0.05 है, तो पी वैल्यू और साइज में कब रिजेक्ट करते हैं एच नॉट को आप, क्या रिलेशन है दोनों में। एच नॉट रिजेक्ट करने के लिए पी वैल्यू अल्फा के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, आपको आइडिया है कि मान लो अल्फा साइज ऑफ द टेस्ट, अल्फा हो तो रिजेक्ट करते हैं। हाँ सर छोटी होनी चाहिए Yes. साइज। पी वैल्यू नहीं, पी वैल्यू अगर लेस देन अल्फा है तो रिजेक्ट करेंगे है ना, तो जितना स्मॉल रहेगा पी वैल्यू अल्फा से उतना ज़्यादा स्ट्रांगली हम रिजेक्ट कर पाएंगे। सो पी वैल्यू शुड बी लेस देन द साइज, तो यहाँ पी वैल्यू क्या है ज़्यादा है साइज बड़ी। से, तो वी फेल टू रिजेक्ट एक्चुअली, तो ये सही कह रहा है एच नॉट इज नॉट रिजेक्टेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, क्योंकि पी वैल्यू है ना, आप सुनोगे पी वैल्यू लेस देन अल्फा है तो भी रिजेक्ट एच नॉट, पी वैल्यू लेस देन अल्फा नहीं है, जैसे आप देखो पी वैल्यू को 0.05 से कम होना चाहिए रिजेक्ट करने के लिए, क्योंकि वहाँ 5% पे आप बात कर रहे हैं, तो अगर पी वैल्यू 0.05 से कम है तभी रिजेक्ट कर पाएंगे, नहीं तो वी फेल टू रिजेक्ट। तो ये है, तो ये तो साइन टेस्ट का काम हो गया। अब यही वाला प्रोसीजर आप विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट पे लगाइए, तो वहाँ यहाँ सिमिलर ही है, बस यहाँ मॉड ले लेते हैं ना आप, वाई आई का आप मॉड कंसिडर करते हैं एंड ये जो वाई आई लिया हमने इसका मॉड लेते हैं, फिर रैंकिंग करते हैं, तो वहाँ हम रैंक के अकॉर्डिंग काम करते हैं है ना। सो यहाँ जो होगा अगला जो प्रोसीजर यहाँ पे होगा कि मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एम लीजिए, फिर इसको रैंकिंग कीजिए, ठीक है। सो रैंकिंग तो ऐसे ही पता चल जाएगा ना हमें सबसे छोटी इनमें से कौन सा है। अच्छा, ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर टाइप में ही लग रहा है नहीं, नहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो नहीं ना, तो रैंक क्या होगा यहाँ 1 होगा मॉड लेने के बाद ना, लेकिन ओ एक मिनट पहले मॉड लेने के बाद 3 2 4 1 कितना आएगा 3 2 4 1 3 2 4 5 कहाँ होगा, क्या करना है सब में 2000 हटाइए, मॉड लीजिए, फिर जो वैल्यूज आई मैग्नीट्यूड के हिसाब से उसको अरेंज कीजिए, रैंक दीजिए मैग्नीट्यूड के हिसाब से। सो रफली अगर देखेंगे 1718 है ना ये, तो समथिंग हाँ रैंक है 32541। अच्छा 541 बोला, ठीक है। सो 32541 ये आपका रैंक हो गया, ठीक है ना। कैसे कर रहे हैं हम लोग रैंकिंग, इसमें से m को घटाना है, फिर मॉड लेना है, तो जो नंबर्स आएगा उसको आप रैंकिंग कीजिए, वैल्यूज कीजिए, छोटी है तो रैंक 1, उससे बड़ी रैंक 2, ऐसा ना रैंक 3, तो वैसे। तो ये रैंकिंग हो गया। अब क्या करते हैं कि ये जो साइन आया था हमारा यही साइन यही रहेगा, तो वहाँ r प्लस और r माइनस होता है ना, r प्लस मतलब कि जब डिफरेंस इसका डिफरेंस xi का m के साथ, वही जो पहले था हमारे पास कि xi का डिफरेंस m के साथ
ये वाई आई जो हमने यहाँ लिया था ना, ये जो वाई आई लिख रखा है, तो ये मॉड वाई आई है अगर आप देखेंगे। सो मैं अगर बात करूँ इसमें, एक तो वाई आई होगा, एक मॉड वाई आई होगा, और एक फिर हम लोग रैंक डिसाइड करेंगे जो आपने यहाँ लिखा है। सो ये होगा मॉड ऑफ वाई आई। सो वाई आई के अकॉर्डिंग साइन देख रहे हैं, ठीक है ना। तो वाई आई क्या था, एक्स आई माइनस, ये जो वाई आई हम लोग ले रखे हैं, दिस इज एक्स आई माइनस कैपिटल एम जो कि 2000। तो पॉजिटिव जो नंबर्स हैं, मतलब जिसका पॉजिटिव साइन वाले का रैंक क्या है, आर प्लस मतलब रैंक ऑफ द पॉजिटिव साइन। सो 5 4 3 1 कितना हो गया, 5 4 9 1 10, और नेगेटिव नंबर का साइन कितना होगा, 3 2 5। इसमें क्या होता है, फिर से यहाँ आर जो होता है विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट में क्या लेते हैं आप लोग, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अगर आर बोलता हूँ तो क्या होता है, ये मैक्स ऑफ आर प्लस आर माइनस, देखिए क्योंकि यहाँ मोर देन है ना, तो ये भी 10 आ जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी सही हो जाएगा। ये डब्लू प्लस ही ना, तो प्लस में ही आ गई, तो लेने की जरूरत ही नहीं है, वो तो प्लस के लिए ही काम कर रहे हैं ना हम लोग, तो यहाँ डब्लू प्लस ही तो है यहाँ पे, है ना, तो प्लस के लिए तो काम कर रहे हैं। द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट, यही डब्लू प्लस डब्लू माइनस आप कर सकते हैं, ये डब्लू प्लस डब्लू माइनस आप ऐसे समझ लीजिए चाहे तो। सही लिख रहा है जी, देख लो। तो द वैल्यू 10 ही आ गई ना डब्लू प्लस की। द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट स्टैटिस्टिक्स डब्लू प्लस इज, ठीक है, ये डब्लू प्लस 10 आ गया, तो यहाँ तक तो ठीक है। अब फोर्थ कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्लू प्लस मोर देन इक्वल टू, जो डी ऑप्शन है फोर्थ वाला ऑप्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्लू प्लस मोर देन इक्वल टू 14 गिवन एच नॉट इज ट्रू, है ना, नीचे एच नॉट लिखा मतलब वही है। क्या ये 0.06 आएगा? अच्छा अगर ऐसा होगा, ये तो दे रखा है, ओह अगर ऐसा है, ये गिवन है ना, इफ, ये तो इफ में था कि अगर मान लो ऐसा है, तो क्या एच नॉट को हम रिजेक्ट कर पाएंगे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे बाई विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट? बताइए। W प्लस 10 है, वो फिर Z14 कैसे टेस्ट करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा। सो डब्ल्यू प्लस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है जी? ये तो चांस बता रखा ना। अच्छा ये क्या है, इसको अगर ठीक से आप देखेंगे तो क्या बोलना चाह रहा है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू इज दिस, ये क्या कहना चाह रहा है आपका? ये लाइन पता है क्या कहना चाह रहा है, इसको ठीक से समझिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, तो बोल रहा है कि ये अल्फा की वैल्यू 6% है, जो अल्फा है ना आपका वो 0.06 है, तो जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है वो आपका 14 है, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स 14 है, मतलब वी रिजेक्ट एच नॉट एट 6% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये साइज का तो डेफिनेशन लिखा हुआ है अगर आप देखेंगे ठीक से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू इज 0.06। तो ये इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि साइज ऑफ द टेस्ट अगर 6% है, जहां पे क्रिटिकल पॉइंट एट 6% इज 14, अगर इसको ठीक से लिखूं तो ये कहना चाह रहा है कि क्रिटिकल पॉइंट इज 14 एट 6% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये कहना चाह रहा है कि क्रिटिकल पॉइंट इज 14 एट 6% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो अब बताइए क्या 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे आप रिजेक्ट कर पाएंगे इसको? तो जैसे अगर मैं समली ग्राफ बना के समझाने की कोशिश करूं कि ये 14 है, तो आप रिजेक्ट तब कर पाएंगे जब मोर देन 14 होगा, किस परसेंट पे, 6% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। तो 5% में रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट 14 है, तो रिजेक्ट तभी होता है जब वैल्यू 14 से ज़्यादा होती, यहाँ तो वैल्यू 10 है,
है कि नहीं? देखिए मतलब यहाँ अगर क्रिटिकल डिसीजन जो है, मान लीजिए रिजेक्ट एच नॉट इफ डब्ल्यू प्लस इन मोर देन सी, ये है। तो आपको ये वाला ये कहना चाह रहा है डी ऑप्शन कि सी की वैल्यू 14 है एट 6% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो मैं अगर ऐसा बोलूँ कि चलो ऐसे हम ग्राफ बना देता हूँ समझने के लिए, जैसे इज नॉट नॉर्मल, जरूरी नॉर्मल है, मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ कि मान लो अभी के लिए ऐसा कुछ ग्राफ है, तो इसके बाद प्रोबेबिलिटी 6% है। तो आपको क्या लगता है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे क्रिटिकल पॉइंट 14 से ज़्यादा होगी या 14 से कम होगी? अगर 6% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे क्रिटिकल पॉइंट 14 है, तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे क्रिटिकल पॉइंट 14 से ज़्यादा होगी या कम होगी? अब यहाँ दिमाग लगाओ कि 14 के बाद प्रोबेबिलिटी 6% है, तो 5% प्रोबेबिलिटी किधर रहेगी? क्या इधर पॉइंट लेंगे तो प्रोबेबिलिटी 5% आएगी या राइट में लेना पड़ेगा मुझे? राइट में लेना पड़ेगा ना, ज्यादा हो जाएगा। तभी तो यहाँ 5% बचेगा। मतलब 14 के बाद की प्रोबेबिलिटी 6% है, तो मतलब 14 के बाद जो प्रोबेबिलिटी है वो 6% है, तो 5% प्रोबेबिलिटी जिस नंबर के बाद आएगी कोई नहीं 14 से ज़्यादा ही होगी। तो अभी मतलब कहते हैं ना, अज्यूम कर लो, मान लो 15 है एग्जांपल के लिए, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि क्रिटिकल पॉइंट 15 है एट 5% लेवल ऑफ, समझने के लिए जस्ट कि 15 के बाद जो प्रोबेबिलिटी वो 5% है और 14 के बाद प्रोबेबिलिटी 6% है, समझने के लिए। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है, एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है वो 15 है, मतलब रिजेक्ट एच नॉट इफ डब्ल्यू प्लस इज मोर देन 15 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो इसके हिसाब से आपका रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट? आपका आर प्लस तो 10 है, मतलब डब्ल्यू प्लस तो 10 है, तो क्या 10 इसमें आएगा? 15 से ज़्यादा में नहीं आएगा। तो वी फेल टू रिजेक्ट एच नॉट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सो रिजेक्ट नहीं होगा, वी फेल टू रिजेक्ट, क्योंकि रिजेक्ट कब कर पाते? जब डब्ल्यू प्लस की वैल्यू 15 से ज़्यादा होगी। 15 जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है, इट्स नॉट 15, बस समझने का ये है कि जो भी पॉइंट होगा राइट में ही होगा। तो 14 से ज़्यादा होने के लिए 6% पे रिजेक्ट होगा, तो 5% पे कोई 14 से बड़ा कोई नंबर होगा, तो मैंने मान लिया 15 समझने के लिए। सो डब्ल्यू प्लस की वैल्यू 15 ज़्यादा होगी तभी रिजेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ तो 10 है हमारा, तो उसमें तो फॉल करेगा नहीं क्रिटिकल रीजन में, तो हम फेल है ना, वी कैन नॉट रिजेक्ट। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, तो इस लाइन लिखने का मतलब यही था कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 6% है तो क्रिटिकल पॉइंट 14 है। तो पूछना चाह रहा है कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या हम रिजेक्ट कर पाएंगे? तो 5% वाला क्रिटिकल पॉइंट और राइट में शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारा 10 तो एक्चुअली इधर है, तो ये तो रिजेक्ट हो ही नहीं पाएगा, ना 6% पे होगा ना 5% पे, इधर किसी पे नहीं। 10% 20% पे हो भी सकता था, ठीक है, तो इसीलिए। ठीक है, तो ये 115 है। ठीक है, 115 है ये क्वेश्चन नंबर। तो क्या बोलना चाह रहा है कि इन अ स्टैंडर्ड लीनियर रिग्रेशन मॉडल लेट आर स्क्वायर एंड आर बार स्क्वायर रेस्पेक्टिवली डिनोट द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, आगे मुझे लगता है वो छूट गया है, ठीक है ना, डिटर्मिनेशन एंड एडजस्टेड कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है ना। तो आर स्क्वायर एडजस्टेड आर स्क्वायर, यही हुआ ना। तो आर स्क्वायर एंड बार लगा हुआ है तो एडजस्टेड आर स्क्वायर। सो कह रहा है कि कौन सा, ये सिंपल थ्योरम बेस्ड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास नहीं है कि आप देख लो क्या रिजल्ट होता है कि आर स्क्वायर में और एडजस्टेड आर स्क्वायर में क्या क्या रिलेशन है। ठीक है ना, सो ये सिंपल रिजल्ट है। तो एडजस्टेड आर स्क्वायर विल बी लेस देन आर स्क्वायर,
ठीक है, थ्योरम का स्टेटमेंट है ये। आर स्क्वायर इंक्रीजेज एज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीजेज। ये जस्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट लगाना है या एग्जाम्पल लेके आप जस्टिफाई कर सकते हैं। आर बार स्क्वायर डिक्रीजेज एज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीजेज, आर बार स्क्वायर पॉजिटिव होगा। एडजस्टेड आर स्क्वायर ठीक है जी, ये सिंपल स्टेटमेंट है, 1 2 जैसे बता रहे हैं सही है। तो बाकी लोग देख लो एक बार, है ना। जैसे मान लो आपको याद नहीं था, आप कुछ जस्ट सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन या बुक में या कहीं देख सकते हैं कि क्या रिलेशन है इसके बीच, तो इससे क्या आपको सीखने को मिलेगा, और इससे रिलेटेड एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, तो एटलीस्ट सीखेंगे तो। सर फोर्थ भी तो करेक्ट होगा ना, कि आर बार स्क्वायर तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0। अच्छा, इक्वल टू 0 भी हो सकता है है इसलिए ना। पर ठीक है ना। तो जो भी रिजल्ट पे स्टेटमेंट, आप जो रिजल्ट देख लीजिए कि क्या है, वो याद कर लीजिए, सो दैट आगे भी अगर जरूरत पड़ी तो ठीक है। ठीक है ना, आगे बढ़े। तो ये सिंपल रिजल्ट है। तो इसमें से कौन कौन सा सही था? 1 और 2, ये सिंपल स्टेटमेंट है ना। सो आप अगर पढ़ेंगे थ्योरी तो उसमें समझ आएगा कि जो फॉर्मूला है दोनों का, आप फॉर्मूला लगा लीजिए और उससे आप देख सकते हैं, है ना। जैसे आर स्क्वायर है, क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रेसिडुअल अपॉन टोटल सम ऑफ स्क्वायर। एंड एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या होता है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम से जस्ट हम लोग डिवाइड कर देते हैं, है ना। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या क्या होता है, वो डिपेंड करेगा कि आप क्या ले रहे हैं, n-p, और यहाँ पे आएगा n-1, तो ये आ जाता है। तो जनरली क्या होता है कि एडजस्टेड आर स्क्वायर पेनलाइजेस अननेसेसरी प्रेडिक्टर, सो इट्स टिपिकली लेस देन और इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो लेस देन आर स्क्वायर होगा। एंड आर स्क्वायर इंक्रीजेज एज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीजेज। ठीक है ना, बिकॉज एडिंग वेरिएबल कैन ओनली रिड्यूस और मेंटेन रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, सो आर स्क्वायर नेवर डिक्रीज। ठीक है, तो वो ये सिंपल रिजल्ट है, तो आपको रिजल्ट याद रखना होगा, मतलब पढ़ेंगे तो खुद ही क्लैरिटी रहेगी। ये कह रहा है कि कंसीडर द टू वे एनोवा मॉडल आपको दे रखा है, वाई आई जे इज म्यू प्लस अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस आई जे, वेयर म्यू इज ओवरऑल मीन इफेक्ट, अल्फा आई इफेक्ट ऑफ ith लेवल ऑफ फैक्टर ए, बीटा j is the effect of the jth level factor b, yij is the response of the ijth experimental unit, and epsilon ij is the corresponding error with expectation of epsilon ij कुछ होगा, 0 होगा मे बी, पता नहीं आगे, है ना। वो मिस हो गया, कुछ टर्म नहीं है जो उस पीडीएफ में नहीं आया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एस्टिमेबल लीनियर पैरामीटर फंक्शन, इनमें से कौन कौन सा एस्टिमेबल है ये बताना है आपको।
देखिए कुछ आ रहा आप लोग का आ गया। अच्छा 1 so any expected value any linear function of expected value is estimable है ना। सो अगर आप एक्सपेक्टेशन निकालेंगे जैसे यहाँ जैसे देख के एक हिंट आ रहा है ना अल्फा टू बीटा टू है, तो अगर वाई टू टू का एक्सपेक्टेशन निकालेंगे तो कितना बनेगा म्यू प्लस अल्फा टू, यहाँ ज़ीरो है जी, ठीक है ये मिसिंग है। सो अल्फा टू बीटा टू प्लस ज़ीरो, तो यही आ जाएगा ठीक है ना, म्यू प्लस अल्फा टू प्लस बीटा टू। तो ठीक है ना, एक रिजल्ट है, सिंपल एक स्टेटमेंट होता है कि एनी लीनियर फंक्शन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू इज एस्टिमेबल। सो लीनियर फंक्शन लोगे उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू लो तो एस्टिमेबल होगा, तो ये तो एस्टिमेबल है, तो ये तो ओके है। बाकी के लिए कैसे बोलेंगे, अल्फ़ा वन माइनस बीटा वन, तो डिफरेंस ला पाएंगे हम, अल्फ़ा टू माइनस बीटा टू, म्यू वन माइनस अल्फ़ा वन माइनस बीटा वन, बताइए जी। सो अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एस्टिमेबल लीनियर पैरामीट्रिक फंक्शंस, है ना, तो ये सब लीनियर ही है। सो आप कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं आ पाएगा, है ना, ऐसा कुछ है, देख लीजिए। इफ़ यू टेक एनी लीनियर, हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है 1 2 है ना, तो आप क्या लिखेंगे y11 y12 y21 y22, ये चार है, तो इनको आप यूज़ कीजिए, यू टेक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस क्वांटिटीज एंड ट्राई टू प्रोड्यूस दिस, ये है एक्सपेक्टेड वैल्यू लेके। तो वैसा आप है ना, तो सिर्फ पहला को ही कर पाएंगे, बाकी जनरेट नहीं हो पाएगा। पहले तो आप सबका है ना एक्सपेक्टेशन ले लीजिए चाहे तो, फिर देन टेक टू एट अ टाइम। आप किसी भी लीनियर किसी भी तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन लेके यू ट्राई टू जनरेट दिस, जैसे मैंने पहला का अभी किया हमने, सो ये आ गया। सो आई थिंक ये नहीं बन पाएगा, ठीक है, सो यू कैन ट्राई, ठीक है, पहला ही बनेगा बस, क्योंकि बाकी पैरामीटर भी आएगा साथ में, ये सिर्फ अल्फा वन माइनस बीटा वन नहीं आएगा, ये सिर्फ अल्फा टू माइनस बीटा टू नहीं आएगा, ठीक है, म्यू माइनस अल्फा वन माइनस। बाकी आप लोग अगर कुछ बताना चाहते तो बता सकते हैं, जैसे आप लोगों ने ट्राई किया है, क्या कैसे ट्राई किया आप लोगों ने, ऐसे ही या कुछ और तरीके से? सर y बराबर ए बीटा करके मैट्रिक्स बना लेंगे, ए अच्छा मैट्रिक्स निकल आएगी ओके और फिर ए आर्गुमेंटेड बीटा का रैंक निकालेंगे। अगर ए और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक इक्वल आ रही है तो वो अच्छा स्टेबल है, अदरवाइज नहीं। ओके, तो आप इसके ए अकॉर्डिंग प्राइम करेंगे, ठीक ए है। प्राइम बीटा। हम्म तो सर एक थ्योरम भी है, म्यू की कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं, जैसे सेकंड ऑप्शन में म्यू 0 है, अल्फा वन की कोफिशिएंट 1 है तो नॉट इक्वल, और बीटा वन का -1 है, तो म्यू के कोफिशिएंट से म्यू से इक्वेट करते हैं। अच्छा ये सब ऐसे बता रहे थे, ओके इक्वल आना चाहिए, अगर इक्वल नहीं है तो नॉट एस्टिमेबल। ठीक है। हाँ कई सारे तरीका, इस तरह के कुछ सॉल्यूशंस में देखे हैं, तो आप इस तरह से भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, अभी के लिए आप है ना जो भी तरीका समझ आता है उससे करके देखिए। तो नेक्स्ट जो है ये मल्टीवेरिएट का है, तो हम्म
ठीक है, ये भी तो आसान है। क्या बोला, आपको बाईवेरिएट नॉर्मल दे रखा है जिसका कोवेरियंस मैट्रिक्स ये है। Which the following are true? The first principal component based on sigma explains exactly 90% of total variability. The second principal component based on sigma explains exactly 10% of total variability, है ना? Then supremum of A transpose summation A transpose sigma A where A belongs to R square, A transpose is 1 is 3 maximum value, है ना? So I think ये तो theorem होता है ना कि max या sup of क्या होता है, sup of A transpose sigma A upon A transpose AE is the largest eigen value, है ना? इसका फॉर्मूला है तो largest eigen value of sigma, है ना? तो सिग्मा की लार्जेस्ट आइगन वैल्यू 3 आएगी, ये देख लीजिए। एंड द फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट बेस्ड ऑन सिग्मा इज दिस। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल कंपोनेंट का क्वेश्चन है जैसे आप लोग कर पा रहे हैं। देख लीजिए बाकी लोग भी कर पा रहे हैं कि नहीं, देखिए। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालिए, सिग्मा का पता चल जाएगा ना। यू फाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ सिग्मा, उससे कुछ आइडिया मिल जाएगा। और आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो ठीक है ना, तो आइगन वैल्यू निकालिए और आइगन वेक्टर निकालिए, उससे आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, यू फाइंड आइगन वैल्यू, यू फाइंड आइगन वेक्टर, निकाला आप लोगों ने जिनका आया है। सो 0 3 आइगन वैल्यू और x1 2 √2 x1 आइगन वेक्टर। 0 3 और मान लीजिए बोले x1 या v1 v2 कर देते हैं ना। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 है ना, तो स्मॉल जो है लैम्डा 1 इज 0, लैम्डा 2 इज 3, v1 निकालेंगे और v2 निकालेंगे, है ना। इसके अकॉर्डिंग क्या आता है, केवल V2 निकालेंगे सर, फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट तो वही होगा V2 हाँ ठीक है, सीधा सीधा निकाल लीजिए, क्या आता है सर 1√2 क्या क्या 1 V2 1√2 आएगा सर, केवल V2 निकालो। 1 2 1√2 1 अंडर अच्छा ओके ठीक है, तो उसके लिए आ जाएगा ना। तो यहाँ से देख लीजिए, तो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग इसको वो कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। ठीक है, सो ये लार्जेस्ट आइगन वैल्यू 3 है और उसका आइगन वेक्टर निकालिए, उसको मल्टीप्लाई कीजिए उससे। सो ठीक है ना, वी ट्रांसपोज एक्स वेक्टर से तो आ जाएगा, फिर उसको वो कर लीजिए। और वेरिएबिलिटी कितनी आएगी, इसको कैसे चेक करेंगे, ये 90% 10% है, क्या रिलेवेंस है यहाँ पे, लैम्डा ये अपन समेशन है ना। जैसे लैम्डा 1 लैम्डा 2 है, तो फर्स्ट बोल रहा है तो ये होता है लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, और ये होता है लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। तो ये तो आपका 0% आ जाएगा, ये आपका सॉरी यहाँ पे उल्टा हो जाएगा ना, लार्जेस्ट वाला ये है ना, लार्जर वाला जो है, तो ये आ जाएगा क्योंकि लार्जर तो लैम्डा 2 लिया मैंने ना, तो ये आ जाएगा 1 राइट, ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 100% और 0% आ गया।
इसीलिए। ठीक है जी, देख लीजिए बाकी लोग तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालिए, अब डेफिनेशन देख लीजिए, उसको लगा लीजिए ठीक से, सो वो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। तो इसमें भी 3 क्वेश्चन बचे हैं ना, टाइम बचा है कि नहीं? तो ये पेपर हम लोग कर रहे हैं जून 2024 वाला, ठीक है, टाइम हो ही गया है, तो कल इसको करते हैं, ठीक है ना। तो अभी इसमें बस बच गया आपका जो हम लोग कर रहे हैं जून 2024 का पेपर है, इसमें पार्ट सी कर रहे हैं, पार्ट सी में यूनिट 4। तो इसमें क्वेश्चन था 103 से 120 तक होगा, तो इसमें बचा है क्वेश्चन नंबर 118, 119 और 120। तो ये कल करेंगे तो ये पेपर खत्म हो जाएगा, ठीक है, इसका पार्ट सी। इसका पार्ट बी ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो पार्ट बी और सी 2024 वाले दोनों पेपर का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी जिन लोगों को आइडिया है आप डायरेक्टली बता सकते हैं, ठीक है, सिंपल है। तो कल देखते हैं अभी ना 9 बजे दूसरी क्लास, ये स्टॉप करते हैं अभी, थैंक यू। कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।